आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ की बात करेंगे जिसने आने वाली सदियों का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लासी की लड़ाई की। ये महज एक जंग नहीं थी। ये कहानी है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी देखते ही देखते एक पूरे साम्राज्य की मालिक बन बैठी। जरा 1757 के उस मैदान की तस्वीर देखिए। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास मुश्किल से 3000 सिपाही थे, और उनके सामने कौन था? बंगाल के नवाब, जिनकी फौज में करीब करीब 50,000 सैनिक थे। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। ये तो ऐसी लड़ाई थी जिसे शुरू होने से पहले ही खत्म मान लेना चाहिए था। और अब सुनिए असली चौंकाने वाली बात। इस लड़ाई में ब्रिटिश पक्ष के सिर्फ 22 सैनिक मारे गए। 50,000 की सेना के सामने सिर्फ 22? ये कैसे मुमकिन है? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक छोटी सी कंपनी ने अपनी ताकत से 15 गुना बड़ी फौज को धूल कैसे चटा दी? चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 18वीं सदी के भारत में मुगल सल्तनत की पकड़ कमजोर पड़ रही थी और बंगाल, जो उस वक्त भारत का सबसे अमीर सूबा था, उस पर हर किसी की नजर गड़ी हुई थी। तो इस पूरी कहानी के कह सकते हैं 3 मेन कैरेक्टर्स थे। पहले सिराजुद्दौला, बंगाल के सिर्फ 23 साल के नौजवान और कुछ हद तक अनुभवी नवाब। दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो थी तो एक व्यापारिक कंपनी लेकिन बहुत तेजी से एक मिलिट्री पावर बनती जा रही थी। और तीसरा रॉबर्ट क्लाइव, कंपनी का एक बेहद शातिर और बेरहम अफसर। तो ये जो टकराव था, ये कोई अचानक से नहीं हुआ। इसकी वजह काफी समय से बन रही थीं। नवाब को कंपनी से कई शिकायतें थीं, जैसे अंग्रेज बिना इजाजत कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, वो टैक्स फ्री व्यापार के अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, और तो और वो नवाब के दुश्मनों को अपने यहाँ पनाह भी दे रहे थे। लेकिन लड़ाई की असली कहानी मैदान पर नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे लिखी जा रही थी। ये कहानी है एक बहुत बड़े धोखे की, एक साजिश की, जिसने लड़ाई का नतीजा पहले ही तय कर दिया था। तो ये पूरी साजिश बुनी कैसे गई? इसके 3 बड़े हिस्से थे। पहला, नवाब सिराजुद्दौला ने अपने ही कई बड़े लोगों को नाराज कर दिया था, जिसमें उनका सबसे बड़ा सेनापति मीर जाफर भी शामिल था। दूसरा, बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ, उन्हें भी अपनी दौलत और ताकत छिन जाने का डर था, तो उन्होंने साजिश में पैसा लगा दिया। और तीसरा, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के साथ एक सीक्रेट डील की कि तुम लड़ाई के वक्त अपनी सेना को चुपचाप खड़ा रखना, और बदले में हम तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। और आज के इतिहासकार भी यही मानते हैं। जैसा कि मैकिन्टॉश और डेलरिम पे लिखते हैं, ये असल में कोई जंग थी ही नहीं, ये तो एक महल का तख्ता पलट था, जिसे गोलियों से नहीं बल्कि रिश्वत और धोखेबाजी से अंजाम दिया गया था। और क्लाइव की चालाकी या कह लें कि मुक्कारी का एक बहुत बड़ा सबूत है ये किस्सा। जब एक बिचौलिए ने साजिश का पर्दाफाश करने की धमकी दी, तो क्लाइव ने 2 अलग-अलग संधियां तैयार करवाईं, एक असली और एक नकली। और जाली दस्तखत वाली उस नकली संधि से उस बिचौलिए को भी धोखा दे दिया गया। तो चलिए अब चलते हैं सीधे उस दिन पर, 23 जून 1757। ये वो दिन था जब ये पूरी साजिश आखिरकार युद्ध के मैदान में सबके सामने आई। रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत होशियारी से अपनी छोटी सी सेना को आम के एक बाग में तैनात किया था। ये एक तरह से नेचुरल किला था, जहां से बचाव करना आसान था। लड़ाई शुरू तो हुई, लेकिन दोपहर होते होते मौसम ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जोरदार मूसलाधार बारिश होने लगी, और इसी बारिश ने पूरा खेल पलट दिया। हुआ ये कि अंग्रेजों ने तो फौरन अपने बारूद को तिरपाल से ढककर भीगने से बचा लिया, लेकिन नवाब की सेना ये तैयारी नहीं कर पाई। उनका सारा बारूद बारिश में गीला होकर बेकार हो गया। मतलब उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी तोपें, महज लोहा बनकर रह गईं। और बस यही वो मौका था जिसका क्लाइव को इंतजार था। जैसे ही नवाब की सेना कमजोर पड़ी, मीर जाफर ने अपना वादा निभाया। उसने अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी को लड़ने का हुक्म ही नहीं दिया। साजिश अब पूरी हो चुकी थी। प्लासी की जीत सिर्फ एक लड़ाई में जीत नहीं थी, इसने भारत में ताकत का पलड़ा हमेशा के लिए अंग्रेजों के हक में झुका दिया। इसके जो नतीजे हुए वो बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसने वैश्विक व्यापार के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ साल बाद 1765 में कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी का हक मिल गया। तो ये दीवानी क्या थी?
आसान भाषा में कहें तो बंगाल के पूरे टैक्स को वसूलने का कानूनी अधिकार। रातों रात एक व्यापार करने वाली कंपनी एक शासक बन गई। और इसका नतीजा बंगाल की दौलत की जबरदस्त लूट, जिसे इतिहास में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। कंपनी के छोटे छोटे अफसरों से लेकर बड़े बड़े गवर्नरों तक हर किसी ने बंगाल के खजाने को जमकर लूटा। ये एक संगठित लूट की बस शुरुआत थी। सबसे बड़ा फर्क ये आया, प्लासी से पहले कंपनी को भारत से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से चांदी लानी पड़ती थी। प्लासी के बाद ये सब बंद हो गया। अब वो बंगाल के लोगों से वसूले गए टैक्स से ही भारत का सामान खरीदते थे और अपनी फौज का खर्च भी उठाते थे। यानी भारत के ही पैसे से भारत को ही गुलाम बनाने का खेल शुरू हो चुका था। तो जाहिर है, एक इतनी बड़ी घटना को याद करने के तरीके भी अलग-अलग हैं। इसकी विरासत पर आज भी बहस होती है और इसे दो बिल्कुल अलग नज़रियों से देखा जाता है। ब्रिटेन में लंबे समय तक इसे भारतीय साम्राज्य के गौरवशाली जन्म के तौर पर मनाया गया, एक शानदार जीत के रूप में। वहीं भारत में इसे हमेशा गुलामी की शुरुआत और एक बहुत बड़े धोखे के दुखद प्रतीक के तौर पर याद किया जाता है। एक ही लड़ाई, लेकिन दो एकदम अलग-अलग कहानियां। और इस धोखे की छाप भारतीय जनमानस पर इतनी गहरी है कि आज भी भारत में किसी को मीर जाफर कहने का मतलब है उसे गद्दार कहना। ये नाम ही धोखे और विश्वासघात का प्रतीक बन चुका है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, प्लासी क्या थी? क्या ये एक लड़ाई थी, या एक विश्वासघात, या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन? शायद ये तीनों का एक ऐसा मिश्रण थी जो हमें ये याद दिलाता है कि कैसे लालच, साजिश और ताकत मिलकर देशों की तकदीर लिख देते हैं।